हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी करते हुए जो है चलते हैं। देखिए, मैंने अभी तक जो है पढ़ाया हुआ है अपवर्तक। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ था। तो अपवर्तक जो कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, तो हमने उसकी पूरी डिफिनीशन बता दी थी कि देखिए अपवर्तक क्या होता है। किसी भी संख्या के जो संख्याओं से विभाजित होती है वे उसके अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे कि हमने बताया था और ये होमवर्क भी आपको दिया था, इधर भी संख्या और इधर थे अपवर्तक मिलाने थे। तो ये जो आपका आंसर है इसको आप मिला लीजिए एक बार। देखिए, पहले का C, दूसरे का E, तीसरे का D, चौथे का A, पांचवें का B, 6 का C, 6 का H और 7 का I, 8 का F और 9 का G। तो आप जो है मिला लीजिए और देखिए, बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर कोई भी गलत हो रहा हो तो उसको आप एक बार ध्यान से देखिए और सही करने का प्रयास कीजिए। तो अपवर्तक हमने अभी तक पढ़ लिया था। अब हम आज देखिए बढ़ेंगे अपवर्तक के बाद में अपवर्त की ओर। तो आप इसको मिलाने के बाद मैं इसको जो है मिटा रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि अपवर्त की डिफिनीशन क्या होती है और कैसे अपवर्त निकालते हैं। तो इसको आप मिला लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपवर्त मल्टीपल। देखिए, हमने जो है जब एलसीएम निकालते हैं तो हम एक चीज लिखते हैं कि एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम का होता है, फुल फॉर्म होते हैं, देखिए एल सी और एम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल जो शब्द होता है, ये जो कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल शब्द जो है वो यहीं से अपवर्त से ही मल्टीपल शब्द लिया जाता है। तो अपवर्त समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या है 2। तो 2 के अपवर्त जो होते हैं वो 2 के गुणज होते हैं। 2 के गुणज का मतलब होता है कि 2 में हम 1 का गुणा करवाएं, 2 में 2 का गुणा करवाएं, 2 में 3 का गुणा करवाएं, 2 में 4 में गुणा करवाएं। ऐसे ही हम अगर गुणा करवाते जाएंगे तो 2 के अपवर्त हमको मल्टीपल जो है वो पता चलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 में हम 1 का गुणा करवाते हैं तो 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 2। ये इसका एक मल्टीपल हो गया। अब अगर 2 में 2 का गुणा करवाते हैं, ठीक है, तो अगर 2 में 2 का गुणा करवाते हैं तो ये अपवर्त इसका हो जाएगा 4। फिर 2 में अगर जो हम 2 में 3 का गुणा करवाते हैं तो इसका अपवर्त हो जाएगा 6। फिर 2 में अगर हम 2 में 4 का गुणा करवाते हैं तो इसका अपवर्त हो जाएगा 8। तो ऐसे ही 2 में अगर 5 का गुणा करवाते हैं तो इसका अपवर्त हो जाएगा 10। तो ऐसे ही अगर हम 2 में गुणा करवाते जाएंगे, ऐसे ही आगे डट डट डट, अगर ऐसे ही हम 2 में गुणा करवाते जाएंगे तो हमको 2 के अपवर्त मिलते चले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसका मतलब ये है कि उस संख्या का अगर हम पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे तो वो उसके जो है अपवर्त हमको पता चल जाएंगे, उसके गुणज हमको पता चल जाएंगे कि उसके कौन कौन से गुणज हैं। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं कि इसके गुणज क्या क्या है, तो इसको गुणज भी कहते हैं। अब इसके गुणज देखिए, 2 का गुणज 4 भी होता है, 2 का गुणज 6 भी होता है, 2 का गुणज 8 भी होता है, 2 का गुणज 10 भी होता है। तो बस सिंपल सा ये है कि अगर किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आगे गुणा करवाते चले जाएंगे तो उसके अपवर्त हमको मल्टीपल उसके हमको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको 3 का मल्टीपल लिखना हो, 3 का मल्टीपल लिखना हो तो 3, 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। ऐसे ही आगे हम 3 के मल्टीपल लिखते चले जाएंगे और हमको 3 के मल्टीपल, 3 के गुणज, 3 के अपवर्त प्राप्त होते चले जाएंगे। अगर हमको 4 का लिखना है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। ऐसे ही हम 4 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, 4 में 1 की गुणा, 4 में 2 की गुणा, 4 में 3 की गुणा, 4 में 4 की गुणा, 4 में 5 की गुणा, 4 में 6, 4 में 7। ऐसे ही हम गुणा करवाते अगर चले जाएंगे तो वो हमको क्या हो जाएगा? 4 के मल्टीपल और 4 के गुणज हमको
प्राप्त होते चले जाएंगे। अगर 5 के गुणज प्राप्त करने हो तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो ऐसे ही उसके पहाड़े में जितने भी आते चले जाएंगे वो उसके गुणज होंगे, उसके अपवर्त होंगे और उसके इंग्लिश में कहें तो उसके मल्टीपल होंगे। तो ये आप, मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है मल्टीपल या अपवर्त क्या होते हैं। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा अंतर समझिए। अंतर ये है कि जो अपवर्तक होता है जैसे मान लीजिए हमको 6 के अपवर्तक लिखने हैं, 6 के अगर हमको फैक्टर लिखने हैं, 6 के हमको अगर फैक्टर लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, 6 के हमको अगर फैक्टर लिखने हैं तो 1 हो गया, 2 हो गए, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 होगा और 6 होगा। 1 से कटता है 6, 2 से कटता है 6, 3 से भी भाग होता है और 6 से भी भाग होता है। तो ये क्या हो गए, तो जो ये अपवर्तक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या होती है सीमित, इनकी संख्या होती है सीमित। लेकिन अगर 6 के हमको मल्टीपल लिखना हो, 6 के हमको मल्टीपल लिखना हो तो 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 चौक 24। 6 का मतलब किसी भी संख्या से गुणा करवाते चले जाओ आप और 6 के अपवर्त आपको पता चलते जाएंगे। तो इसका मतलब जो अपवर्त होते हैं ये क्या होते हैं, ये असीमित होते हैं। अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्त असीमित होते हैं। तो यहां पर हम जो है इनके गुण देख सकते हैं, यहां पर गुण इनके देख सकते हैं। क्या गुण रहेंगे, देखिए हमने अपवर्तक के भी गुण बताए थे आपको और अब अपवर्त के भी गुण बता दे रहा हूं, इसी से देख के बता दे रहा हूं। देखिए जो अपवर्त होते हैं, किसी संख्या में अगर आप 1 2 3 4 ऐसे ही गुणा करवाते चले जाएंगे तो क्या इसके अपवर्त हमको मिलते चले जाएंगे, ठीक है, उसके गुणज जो है हमको मिलते चले जाएंगे। अब अपवर्तों की संख्या क्या होती है, उसके गुणजों की संख्या क्या होती है, वो असीमित होती है, ठीक है। और सबसे छोटा जो अपवर्त होता है क्या होता है, वो वही संख्या होती है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया कि हम किसी संख्या को गुणा करवाते चले जाएंगे और अपवर्त हमको मिलते चले जाएंगे। तो अगर किसी भी संख्या से 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे गुणा करवाते चले जाएंगे तो अपवर्त हमको मिलते चले जाएंगे। तो और दूसरा क्या हो गया, जो अपवर्त होते हैं वो असीमित होते हैं, असीमित होते हैं। तीसरा ये हो गया कि उसी संख्या का पहला सबसे प्रथम जो अपवर्त होता है वो वही संख्या ही होती है, संख्या स्वयं अपवर्त होती है, स्वयं होती है अपवर्त, ठीक है। और जो भी अपवर्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो उस संख्या से भाग होते चले जाते हैं। अपवर्त जो होते हैं वो उस संख्या से हमेशा भाग होते हैं। तो अपवर्त जो होते हैं, अपवर्त क्या होता है, हमेशा विभाजित होते हैं, क्योंकि वो उसी से गुणा होकर के बने होते हैं। और पहला है अपवर्त प्राप्त करने के लिए, क्या है, अपवर्तों को प्राप्त करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे ही हम गुणा करवाते चले जाएंगे तो हमको अपवर्त मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अपवर्त प्राप्त करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे ही अगर हम गुणा करवाते चले जाएंगे तो अपवर्त हमको मिलते जाएंगे। अपवर्तों की संख्या क्या होती है, असीमित होती है। और सबसे पहला जो अपवर्त होता है वो क्या होता है, वो वही संख्या ही होती है। और अपवर्त हमेशा जो हो क्या होते हैं, अपवर्त जो होते हैं वो उस संख्या से हमेशा विभाजित होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर अपवर्त के बाद में मैं आपको जो है नई चीज बताता हूं, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बताता हूं। प्यारे बच्चों देखिए, अब हम देखेंगे गुणनखंड।
देखिए गुणनखंड जो शब्द है ये दो शब्दों से मिला हुआ, गुणन और खंड, कि मतलब किसी भी संख्या के गुणा करके उसके खंड कर दीजिए। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 6, संख्या 6 है, तो संख्या 6 का अगर हमें गुणनखंड करना हो तो देखिए कैसे गुणनखंड होगा। संख्या 6 मिलकर के बनी हुई है 2 और 3 से। संख्या 6 जो मिलकर के बनी हुई है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? वो मिलकर के बनी हुई है 2 और 3 से। देखिए जो 6 संख्या है वो 6 किससे मिलकर के बनी हुई है? 2 गुणे 3। तो इसके ये क्या हो गए? ये हो गए इसके गुणनखंड। अब जैसे मान लीजिए 12, तो 12 देखिए किससे किसके से मिले? 12 दो छंग 12। अब देखिए हम 6 को भी यहां पर तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3। 6 को किससे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 24, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 12। अब 12 के गुणनखंड हमने यहां पर किए हुए हैं, 2 गुणे 2। अब 3 बार 2 हो गया तो 3। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यहां तक हो गए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ गया। यहां पर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब देखिए 2 तिहाई 6। तो गुणनखंड क्या होता है कि उसको गुणा करके खंड कर दो, उसके गुणे में उसके खंड कर दो, बीच में गुणा लगाओ और उसके 2 खंड हो जाए या 2 से अधिक खंड हो जाए, तो वही होता है गुणनखंड। गुणा करके उसको गुणे में खंड कर दो उसके। देखिए अब एक शब्द आता है अभाज्य गुणनखंड। ये तो गुणनखंड हो गए। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 15 लिखा, मान लीजिए हमने लिखा 20 जो हमने लिखा, तो हमने लिखा 2 गुणे 10, तो ये भी एक इसका गुणनखंड है। लेकिन एक होता है अभाज्य गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य जो है प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए अभाज्य संख्याएं तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वे संख्याएं जो ना तो किसी के पहाड़े में नहीं आए, वो संख्याएं जो सिर्फ एक से, वे संख्याएं जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित हो, वो क्या होंगी? वो होंगी अभाज्य संख्याएं। कोई भी संख्या हो जो सिर्फ एक से विभाजित हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 11, तो 11 क्या होगी? एक से भी विभाजित नहीं होगी और स्वयं से भी विभाजित नहीं, एक से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। इसके अलावा वो कोई भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पर 5, तो 5 क्या होगी? एक से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2 जो होती है वो एक से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 ही है। एक जो होता है वो सिर्फ एक से विभाजित होता है, तो एक ना तो अभाज्य होती है और ना अभाज्य होती है, वो एक यूनिक नंबर होती है, अद्वितीय संख्या होती है। ये हमने अभाज्य संख्याओं में के वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, अभाज्य संख्याएं आप उसको देख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य होती है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? कोई भी संख्या है, जो कोई भी संख्या है, तो अगर उसके गुणनखंड हुए, जैसे मान लीजिए ये हमने 20 लिखा, तो ये 2 गुणे 10 हो गया। अब लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए। जब इसके 2 गुणे, अब 10 का है 2 गुणे 5, अब इसके जो गुणनखंड है ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में है। इसके जो गुणनखंड है ये अभाज्य संख्याओं से मिलकर के बने हुए हैं। अब इनको हम गुणनखंड नहीं कर सकते, इनको हम तोड़ नहीं सकते। 5 को तोड़ नहीं सकते, 2 को तोड़ नहीं सकते, 2 को यहां पर तोड़ नहीं सकते। तो क्या हो गया? ये हो गए अभाज्य संख्याएं। मतलब कि अभाज्य संख्याओं के रूप में जब गुणनखंड आ जाए, जब उसमें अभाज्य संख्या आ जाए, तो वो क्या होंगे? वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ यहां पर 15, अब 15 के हमको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो देखिए 3 गुणे 5, ये क्या हो गया?
ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अच्छा, अब मान लीजिए हमने लिखा 18, तो 18 को हमने लिख दिया 3 गुणे 6, तो ये गुणनखंड तो हो गया, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अभाज्य गुणनखंड कब होगा? जब 18 को हम लिखेंगे 3 गुणे, अब 6 को भी लिखेंगे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18। तो जब अब इसमें 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 अभाज्य है, तो जब इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 24 का जो हमने ये लिखा हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जिस गुणनखंड में सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हो, वह जो होगा वो अभाज्य गुणनखंड होगा। कोई भी संख्या ऐसी ना हो जो कि क्या हो, भाज्य हो, तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या को लिखना हो, मान लीजिए जैसे अब 48 का गुणनखंड करना है, तो 48 का गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणे 24, ठीक है। अब 24 में दिमाग लगाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गुणनखंड को भाग विधि से करना सीखेंगे। बड़े बड़े जो गुणनखंड होते हैं, अब देखिए 24 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे, अब 24 को 2 गुणे 12, उसके बाद में 2 गुणे 2, 12 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 6, अब फिर से आगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 को 2 गुणे 3। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है गुणनखंड निकालना। इस वजह से अगर हम भाग विधि से जो गुणनखंड सीखेंगे, जो भाग विधि से गुणनखंड सीखेंगे, वो बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो है वो हम कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी होगी भाग विधि से गुणनखंड। देखिए, भाग विधि से किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। भाग विधि से गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ली, छोटी से छोटी संख्या लेंगे। पहले मान लीजिए हमने 4 लिया, 4, तो 4 को पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसको क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 1 तो सभी से कटता है, 2 से भाग करने की कोशिश करेंगे। 2 से जब भाग करेंगे तो 2 और 2 का पहाड़ा कितनी बार आए? 2 दूनी 4, 2 बार आएगा, तब 4 कट जाएगा। तो जो भागफल होगा वो हम लिखेंगे। जैसे 4 है, 4 को हमने 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो शेष वाला नहीं लिखेंगे, भागफल जो आएगा वो हम लिख देंगे, कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो 2 बार 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया। अब उसके बाद में फिर से एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से चलेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से चलेगा। तो अब इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 बराबर 4, यह इसका गुणनखंड हो गया। अब मान लीजिए हमको 6 का गुणनखंड करना है, तो देखा 6 का करिए, ये 6 करेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 का पहाड़ा पड़ेगा, 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 3 बार जाएगा, तो 2 तिहाई 6। तो जो भागफल होता है, जैसे 2 को भाग दिया 6 से, तो 2 तिहाई 6, पूरा पूरा कट गया, तो क्या करेंगे? 6 लिख लेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे? अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो किससे भाग देंगे? 3 से। 3 एकम 3, अब 3 एकम 3 आ गया, तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए, तो कितनी बार जाएगा? अब 2 इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए, यहां पर लिख लेंगे गुणनखंड, ऐसे हेडिंग डालेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अगर हमें मान लीजिए करना हो 6 के किया, हमें 12 का करना हो, मान लीजिए 12 का गुणनखंड करना हो, 6 का किया, अब उसके बाद में हम 9 का बता रहे हैं, 9 का गुणनखंड करना हो जैसे, तो 9 का लिखेंगे इस प्रकार से। अब 9 को लिखने के बाद में क्या करेंगे? इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 2 से, तो 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं। 9 क्या है? एक विषम संख्या है, और 2 एक सम संख्या, इसके पहाड़े में नहीं आएगा, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 2 से हम काटेंगे ही नहीं। अब हम 3 के पहाड़े में आता है 9, जी बिल्कुल 3 के पहाड़े में, 3 तिहाई 9, 3 का पहाड़ कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9।
अब देखिए 3 आ गया, तो 3 को फिर से एक बार 3 बार काटेंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया तो छोड़ देंगे। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो गुणनखंड इसके क्या हो गए 3 गुणे 3 हो गए। ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। अब मान लीजिए हमने 12 ले लिया, 12 का गुणनखंड करना है। देखिए तो देखिए 12 को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो चक्कू 8 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। फिर 6 आ गया तो 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 एक कम 3, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। और एक जब गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद में हम गुणा करवा के भी यहाँ पर देख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, हमारा 12 जो संख्या है वही संख्या हमारी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड ये 12 तक के कर लिए हैं। तो अब देखिए इधर मिटा के मैं बता रहा हूं आपको। अब आप जो है करके देखिए, 12 तक हम पहुंच गए हैं। अब आप जो है 15 का गुणनखंड करके देखिए, 15 का स्वयं गुणनखंड तब तक लगाइए, अभी मैं बता रहा हूं। अगर हमें 15 का गुणनखंड करना हो, देखिए 15 का गुणनखंड करना हो तो देखिए 15 एक विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी, सम है विषम है तो 2 से नहीं कटेगी, तो इसको 3 से काट के, अब 3 का विभाज्यता का नियम 5 और 1 अंकों को योग जोड़ देंगे, 5 और 1 6, तो इसका मतलब 3 से कटेगी। 3 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 3 पचे 15, 5 बार। अब क्या हो गया 3 पचे, तो जो जितनी बार पढ़ेंगे वही यहां पर लिखेंगे, 3 पचे 15। ठीक, अब क्या हुआ 5 आ गया, तो 5 किसी से नहीं कटेगा, 5 एक अभाज्य संख्या है तो 1 लिख लेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, इसके गुणनखंड हुए 3 गुणे 5 बराबर 18। ठीक, अब सॉरी 3 गुणे 5 बराबर 15। अब 18 लेते हैं, 18 का गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 18, तो 18 देखिए 2 से काटेंगे, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नाम 18, 9 बार जाएगा, तो 2 नाम 18, 9 बार आ गया। अब देखिए विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या किससे कटेगी, जो है विषम से ही कटेगी, तो 3 से, 3 तिहाई 9, फिर 3 से, 3 एक कम 3, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो इसका उत्तर, इसका कितना गुणा आ गया 18 आ गया। तो संख्या भी हमको वही प्राप्त हो जानी चाहिए। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि शायद आपको जो है गुणनखंड निकालना समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भाग विधि से गुणनखंड करते हैं। एक बार उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार पहाड़े में आ जाएगा उतनी बार नीचे लिख देंगे, और उसके बाद में फिर देखेंगे कि अगली संख्या से किससे कट रहा है। तो अब जो है इतना आप जो है नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं अभी आपको, पहले आप इतना जो है नोट करिए। पहले बच्चों अब जो है आप जो है 20 का गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए। देखिए 20 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 20 का गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे, सम संख्या है, आखिरी का इकाई का अंक सम है तो ये 2 से कट जाएगा। अब 2 एक कम 2 एक कम, देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और आगे का 0 उतार लेंगे, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 दशमलव 20 होता है। अब देखिए 10 आ गया, तो 10 सम है तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। अब 5 क्या है, विषम है, अभाज्य है, तो 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, स्वयं के पहाड़े में आता है, 5 एक कम 5, तो इसके गुणनखंड हो गए 2, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 5,
तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो इसका क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 20 आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब मान लीजिए हम 24 का गुणनखंड करने की कोशिश करें। 24 का करिए, ये पहला, ये दूसरा। देखिए 24 क्या है, सम है, तो 24 सम है, तो इसको कैसे काटेंगे, 2। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ऐसे पहाड़ पड़ेंगे, 2 एक कम 2, पूरा पूरा कट गया, 2 एक कम 2, पूरा पूरा कट गया, 2 का पहाड़ा ऐसे पड़ेंगे। देखिए वैसे 24 को भाग देंगे अगर जो, तो क्या करेंगे, 2 एक कम 2, पूरा पूरा कट गया, फिर 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4। तो वही प्रोसेस हम कर रहे हैं कि 2 का पहाड़ा ऐसे पड़ेंगे, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 12 आ गया, तो फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3। तो इसके गुणनखंड लिखिए, इसके गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, ये 24 आ गया। अब देखिए, अब हम करेंगे 84 का गुणनखंड करने की प्रयास करेंगे। देखिए 84 का गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 84 का गुणनखंड करने के लिए देखिए 2 से पहले काटेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, तो सबसे पहले 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखिए क्या होगा, एक है वो विषम है, तो ये क्या होगा, अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब क्या 2 और 1 3 अंकों को जोड़ दिया, इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 7 एक कम, क्योंकि 7 अभाज्य किसी से नहीं कटेगा, तो 7 एक कम 7, तो इसके गुणनखंड हो गए, गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84। आप पहाड़ा पढ़कर भी देख लीजिए। अब जो है गुणनखंड मुझे आशा है आप सीख गए होंगे। कुछ गुणनखंड मैं आपको जो है होमवर्क दूंगा अभी, इससे पहले आप जो है 48 का गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए और हमें बताइए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। 48 का गुणनखंड आप जो है अपने आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 48 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या है 2, तो इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर क्या करेंगे, अब देखिए 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, तो इसके गुणनखंड हो गए बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो गया 48, तो ये हमारा 48 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो आप बस इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है ये जो आपके होमवर्क के लिए गुणनखंड है, ये आपका है HW होमवर्क, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में ये आपका होमवर्क है गुणनखंड का। देखिए पहला आप करिए 16 का, दूसरा करिए आप 32 का, और तीसरा करिए आप 64 का, चौथा करिए 128 का, और पांचवा करिए 27 का, छठा करिए 54 का करिए, सातवां करिए आप 72 का करिए, और आठवां 45 का कीजिए, और नौवां
9वां जो है 81 का कीजिए, और 10वां जो है वो 100 का गुणनखंड कीजिए। ये 10 क्वेश्चन आपके गुणनखंड के लिए होमवर्क है, ये आप गुणनखंड करिएगा। और जो है कुछ मैं आपको अपवर्त और अपवर्तक के क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन जो है ये है, पहला निम्नांकित के प्रथम 5 गुणज लिखिए। देखिए पहला 3 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 4 के 5 लिखिए, 5 के 5 लिखिए और 9 के 5 गुणज लिखिए। तो इन्हीं के पहाड़ा ही लिखना है, मान लीजिए। तो सबके इनके सबके पहाड़े गुणज लिखने हैं, और स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। ये स्तंभ ए में कुछ संख्याएं लिखी हुई है और स्तंभ बी में कुछ इनके उत्तर लिखे हुए हैं, इनको आपको मिलान करना है। और ये तीसरा है, इन सबका आपको 10 संख्याओं का इनका जो है इनका गुणनखंड आपको करके दिखाना है। तो ये 3 होमवर्क आपके लिए दिया हुआ है मैंने, और मुझे आशा है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो उसको समझते हुए ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो जो है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और तब तक आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते रहिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।